इस नवनिर्मित भवन देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका यहां पर अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पावन जयंती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को हम सब दलित, वंचित और समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने के महामानव के रूप में आयोजित करते हैं। ट्रिब्यूनल के पीछे का उद्देश्य भी सरकार का बहुत स्पष्ट रहा है। हमारे न्यायालयों में मामले बहुत लंबित पड़े हुए। इन लंबित मामलों के लिए कोर्ट के आवश्यक समय को जाया न करना पड़े, इसके लिए ट्रिब्यूनल के स्तर पर इन मामलों की अलग से सुनवाई हो और वे ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से उन संबंधित पक्षों को मेरिट के आधार पर न्याय प्रदान कर सके। इस स्पष्ट मंशा के साथ ट्रिब्यूनल ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया। कैट की भूमिका भी केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए विभिन्न सरकारी उपक्रमों और शासकीय व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों और कार्मिकों की समस्याओं को, जिन्हें लगता था कि उनके साथ किसी स्तर पर न्याय नहीं हो पाया है, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें समयबद्ध न्याय प्रदान करने का रहा है। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि वो फुल बेंच हो या सर्किट बेंच, अगर उनके पास स्वयं संसाधन नहीं है तो वह दूसरों को न्याय प्रदान करने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और आज यहां पर जिन 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए कैट की व्यवस्था यहां पर दी गई है, इतना शानदार भवन आज बनकर के तैयार हुआ है और बनकर के समर्पित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन सभी कार्मिकों को जो यहाँ पर किन्हीं कारणों से उन्हें कैट की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उन सभी कार्मिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। लेकिन ये सरलबद्ध हो, सहज हो, सरल हो। एक कॉमन मैन भी, एक सामान्य कार्मिक भी, एक सामान्य नागरिक भी अपने साथ किसी भी प्रकार के अन्याय और उपेक्षा के लिए वहां तक पहुंच बना सके और उसकी समय पे सुनवाई होकर के समय पे मेरिट के आधार पर उस मामले का निस्तारण हो सके। अगर वह न्याय समय पे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि यह व्यवस्था का इससे बता वजह दूसरा नहीं हो सकता।
बहुत बार आप देखते होंगे कितना लंबा समय लगता है न्याय प्राप्त होने में, और कई बार तो पीढ़ियां चली जाती, तब भी न्याय की उम्मीद बहुत कम रह पाती है। मुझे याद है गोरखपुर में जुड़े हुए हमारे पट से जुड़ा हुआ एक मामला 1956 में वह न्यायालय में गया, और 56 से चलते उच्चतम न्यायालय में आते आते 1997 में उसका फैसला फिर वहां से हो पाया। अब अनुमान करिए कि इन 40 पीढ़ियों में मैं तीसरी पीढ़ी था, और वहां भी मुझे पता नहीं था ये मामला क्या है। तो मैं फिर अपने अधिवक्ता के पास गया, मैंने कहा भी एक नोटिस आया है, क्या है? तो उन्होंने फिर मेरे गुरुजी का स्मरण करते हुए कहा, कह रहे गुरु जी एक बार आए थे, उन्होंने मुझे बताया तो उसकी फाइल में पता नहीं हुआ था। पहले तो फाइलों में लोग पढ़ाते थे, अब तो आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सारी चीजें बहुत आसान हो चुकी है। उन्होंने फिर निकाला, फिर उसके बाद उसकी पैरवी आगे बढ़ाई, और अंततः फैसला फिर वट के पक्ष में 1956 से चल करके 1997 में आप अनुमान कर सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद वो फैसला कब हमें मिल पाया। ऐसे ही अनेक मामलों में हम देखते रहे। और अनुमान करिए किसी भी कर्मचारी के जिसने 10 साल 15 साल की सेवा की, अगर उसे कैद की शरण में आना है और उसको फैसला प्राप्त करने में 25 साल लग गए, तो उसका तो काम हो गया, क्योंकि वह इस समय इतनी तो उसकी पूरी नौकरी का समय भी नहीं होता है। उसका कुल नौकरी करने का समय 30 से 35 वर्ष का होता है, और 15 साल उसके व्यतीत हो चुके हैं। अगले 25 वर्ष के अंदर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए कि फिर उसको न्याय कभी नहीं मिलता, और फिर उसके बाद उसको और उसके परिवार पे क्या बीतती। लेकिन मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पर मैंने आंकड़े देखे हैं 2014 से 2025 के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने यहाँ पर हमने देखा है कि लखनऊ पीठ ने 10 वर्षों में कुल 6,708 मामलों में से 6,000 से अधिक मामलों का यहाँ पे निस्तारण किया। इस गति को और तेज किया जा सकता है, और मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में केवल एक बार दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा करके आप सुन लेंगे तो बहुत सारे मामलों का निस्तारण हो सकता है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ राजस्व से जुड़े हुए बहुत सारे मामले पेंडिंग, जब 2017 में आया था 35 लाख मामले लंबित, और छोटे छोटे मामले थे, पैमाइश से, वरासत से जुड़े हुए मामले, नामांकन से जुड़े हुए मामले, लैंड यूज से जुड़े हुए मामले थे, बंटवारे से जुड़े हुए मामले। मैं अक्सर देखता था कहीं विवाद होता था तो उसके पीछे यदि 5 जो राजस्व से जुड़े हुए मामले थे, किसी न किसी उसकी तह में ये होते थे। तो मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी इन सब मामलों को मेरिट क्या था, पर हम क्यों नहीं डिसाइड कर रहा होता था। कहीं अगर तहसील की वहां पर कोर्ट कोई मामलों का निस्तारण कर रही, तो कभी अधिवक्ताओं का आंदोलन हो गया, कहीं कोई मानी रहा है, कहीं पे कोई और बात नहीं हो रही है। मैंने कहा इसको टाइम बाउंड, किसी को 30 दिन, किसी को 45 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 90 दिन, और इन दिनों में होना है, नहीं तो इसको डीम्ड मान लो ये फैसला हो गया, इसने अपील की, उसके पक्ष में फैसला हो, और अगर फैसला गलत हुआ है तो फिर जिसको सुनवाई करनी थी उसकी जवाबदेही इसमें है, और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। पिछले 8 वर्ष के दौरान हमारे पास 10 लाख और मामले आए, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमने 34 लाख मामलों का निस्तारण और समयबद्ध तरीके से सारी चीजें चल रही। हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन मामलों को व्यक्ति कोई आए तो ये हमने टाइमलाइन तय की है, इसी दौरान उनका निस्तारण हो।
इससे अधिक पेंडेंसी न हो। ऐसे ही अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को भी राहत मिलती है और कर्मचारी को भी राहत। और जो ऐसे लोग छुपे होते हैं, जिन लोगों को केवल कार्य लटकाने की आदत होती है, ऐसे लोगों के बोझ से भी व्यवस्था को मुक्ति मिलती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही भी हर एक स्टेज पर फिर तय होती है। और इसके पीछे शासन की जो स्पष्ट मंशा रही है कि उसके लिए ट्रिब्यूनल गठित हो, न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए, और ट्रिब्यूनल अलग से इन मामलों को मेरिट के आधार पर निस्तारित करने की कार्रवाई को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दे। तो मुझे विश्वास है कि जो 16 जनपद लखनऊ के कार्य क्षेत्र में आते हैं, इन सभी से जुड़े हुए कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से न्याय उपलब्ध होने में और शासन के अनावश्यक बोझ को भी कम करने में इससे मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर समय निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। तो आज यहाँ पर कश्मीर के अंदर उनके लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र की भी समस्याओं को देखना, और माननीय मंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वह इतना विस्तृत क्षेत्र है, मुझे लगता है कि मैदानी क्षेत्र में कम से कम 5 संसदीय क्षेत्र उसमें समाहित, इतना विस्तृत उसका क्षेत्रफल है। लेकिन वहां की समस्याओं को 5 जनपदों में फैला हुआ है, 5 जनपदों में फैल कर समस्याओं, जनता की समस्या को भी सुनना है, शासन देश भर की समस्याओं को भी सुनना है, और शासन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने विभागीय कार्यों की व्यस्तता के बावजूद भी उन कार्यों को सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी से उन्होंने बताया कि कितनी प्रोग्रेस आई है, चाहे वह लखनऊ का हो, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए उनके के भवनों के निर्माण और उनके लोकार्पण का कार्यक्रम हो, चाहे वह महाराष्ट्र और देश के अन्य क्षेत्रों का हो या JNK से जुड़े हुए मामले में हो। एक उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और किसी के पास, चाहे वह व्यक्ति हो, अगर उसके पास अपना घर नहीं, खाना बदोश की तरह वह कितने दिन तक करता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास अपने घर का जो महत्व है, वैसे ही विभाग के पास अपने स्वयं के कार्यालय का महत्व होता है। और कितना शानदार भवन बना है, शानदार भवन में शानदार तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ।